आज हम करेंगे कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का। सबसे पहले हम समझते हैं कॉस्ट शीट है क्या, कॉस्ट शीट के कंपोनेंट्स क्या हैं, कॉस्ट शीट बनती कैसे है, और फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट कॉस्ट शीट इज ऑल अबाउट। कॉस्ट शीट is a statement which reflects cost of a particular product, service, project and activity. Cost is always in relation to something. That something could be either product or service or a project or an activity. मतलब आप एक कार एक प्रोडक्ट है, मोबाइल एक प्रोडक्ट है, वॉच एक प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं। कोई पर्टिकुलर सर्विस है, जैसे डॉक्टर की सर्विस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस है, इस तरह की कोई सर्विस दे रहे हैं आप, उसकी आप कॉस्ट निकाल रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का मतलब कि मेट्रो एक प्रोजेक्ट है, हाईवेज के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स होते हैं, या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी की कॉस्ट निकाली जा रही है। मतलब कॉस्ट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग। और जो कॉस्ट निकलती है वो कैसे निकलती है, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोजेक्ट या एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, वो एक स्टेटमेंट फॉर्म में एक साथ रखे जाते हैं, एक साथ इकट्ठे किए जाते हैं और उसको कॉस्ट शीट फॉर्मेट बोला जाता है। मतलब कॉस्ट शीट एक रिफ्लेक्ट करती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोजेक्ट और एक्टिविटी की कॉस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कॉस्ट शीट बनाने में स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब प्रोडक्ट है, सर्विस है, एक्टिविटी है, क्या है। साथ साथ हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कितनी यूनिट्स हैं। मतलब अगर घड़ियां बन रही हैं तो कितनी घड़ियों की कॉस्ट निकाली जा रही है, अगर कार बन रही है तो कितनी कार की कॉस्ट निकाली जा रही है। इस तरह से यूनिट मतलब जिसमें हम डिफाइन कर सकें कि इतने यूनिट्स हैं, ताकि हमारी कॉस्ट पर यूनिट निकल सके, पर केजी निकल सके, पर लीटर निकल सके, पर मीटर निकल सके। इस तरह से पर फ्लैट हो सकते हैं, पर टायर हो सकता है। तो यूनिट का मतलब जो एक पैरामीटर है जिसके ऊपर कॉस्ट निकाली जाती है। दूसरी चीज है, हमें ये देखना कि वो जो कॉस्ट है, कॉस्ट इज नथिंग बट एक्सपेंसेस एज पर पी एंड एल अकाउंट। फाइनेंशियल पी एंड एल अकाउंट के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे कॉस्ट नहीं बनते, उनमें से केवल रिलेवेंट एक्सपेंसेस जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और यूनिट से कनेक्टेड हो। तो एक कंपनी अगर 4 डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है और हमें किसी पर्टिकुलर ए बी सी डी 4 प्रोडक्ट्स हैं, एक ही कॉस्ट निकालनी है, तो ए से रिलेटेड सारे एक्सपेंस जो पी एंड एल के अंदर पड़े हैं रिलेवेंट, उनको ही पिक किया जाता है, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उसको कॉस्ट शीट में डिस्प्ले करके उसकी कॉस्ट निकाली जाती है। इसका थर्ड आइटम है कॉस्ट क्लासिफिकेशन। मतलब कॉस्ट जो आइटम्स हमने जो एक्सपेंसेस पिक किए हैं उनके अलग अलग कैटेगराइजेशन है, वो हम आगे सीखेंगे। क्लासिफाई करके कौन सा किस किस नेचर का है, किस तरह से है, किस फॉर्मेट में कहाँ पर आना है, ऐसा करके फिर हम उसको कॉस्ट शीट में रिफ्लेक्ट करते हैं। कॉस्ट शीट एक फॉर्मेट है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट अभी हम यूज करेंगे, उसके अंदर हम कॉस्ट के डेटा को प्लेस करेंगे। और जब सारा डेटा प्लेस हो जाता है तब उसके बाद उस सारे डेटा को, फाइनेंशियल डेटा को, जो एक्चुअली कुछ नहीं है बट एक्सपेंसेस हैं, रिलेवेंट एक्सपेंसेस हैं, उनको ऐड करके और डिवाइड किया जाता है। जितने यूनिट्स बने, जितने पीसेस बने, जितने पेयर्स बने, जितने मीटर्स बने, उसे डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट फिर बाद में डिराइव होती है। सो लेट्स लुक एट इट वन बाय वन ऑल द कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम देते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट को। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का जैसे हमने बात की, ये प्रोडक्ट है, सर्विस है, प्रोजेक्ट है, उसमें भी क्या है, कार है, मोबाइल है, होटल है, फ्लाईओवर है, मेट्रो है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम कॉस्ट किसकी निकाल रहे हैं। कॉस्ट ऑब्जेक्ट हमारे को पता होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी कितनी यूनिट्स हैं। यूनिट्स मतलब यूनिट्स किसी भी तरह से हो सकती हैं, पेयर्स में, मीटर्स में, लीटर्स में, केजीज में, लेंथ में, नंबर ऑफ फ्लैट्स में, नंबर, काफी सारे, जैसे जैसे प्रोडक्ट सर्विस हो गया उसी तरह से उसके यूनिट्स डिफाइंड होंगे। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं, इनको जरा स्टडी करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट का पहला एलिमेंट है, मतलब सारे एक्सपेंसेस जो फाइनेंशियल पी एंड एल से लिए हैं हमने, या तो वो मटेरियल होंगे, या वो लेबर होंगे, या वो एक्सपेंसेस होंगे। सारे एक्सपेंसेस की 3 कैटेगराइजेशन है कॉस्ट में, या तो मटेरियल, लेबर या एक्सपेंस। अब जो मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस होते हैं उनका नेचर क्या है, वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। लेबर भी डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। मतलब कॉस्ट में टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस,
और तीनों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हो सकते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते क्या हैं और कैसे बाइफरकेट करते हैं कि कौन सा मटेरियल डायरेक्ट है, कौन सा मटेरियल इनडायरेक्ट, कौन सी लेबर डायरेक्ट है, कौन सी लेबर इनडायरेक्ट, कौन सा एक्सपेंस डायरेक्ट है और कौन सा एक्सपेंस इनडायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का एक और नाम भी है ओवरहेड, हम इसको ओवरहेड बोलते हैं। तो इसका मतलब जब हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डेफिनेशन, सबसे आसान डेफिनेशन है इजीली आइडेंटिफाइबल, मतलब जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी यूनिट बन रही है, उसके साथ आसानी से हम आइडेंटिफाई कर पाए उसको बोलते हैं डायरेक्ट। अगर वो इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं है तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, बड़ा आसान। दूसरा डेफिनेशन, इट वेरीज विद वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, और ये क्या है, इट मे और मे नॉट वेरी। इसका क्या मतलब है? वेरी का मतलब होता है जितने यूनिट बनेंगे उतनी ही कॉस्ट, मतलब वेरिएबल कॉस्ट। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने एक आइसक्रीम खाई, उसका एक फ्रेंड आ गया उसने भी आइसक्रीम खाई, एक तीसरा फ्रेंड आ गया उसने भी आइसक्रीम खाई, तो हर स्टूडेंट, हर बच्चे के साथ एक आइसक्रीम ऐड हो गई। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल, मतलब जितने जितने यूनिट्स बनते जाएंगे वो कॉस्ट ऐड होती जाएगी। इसको प्रोडक्ट पे ले लेते हैं। कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक हम लोग मिठाई बना रहे हैं। 1 kg मिठाई में जितना दूध डलने वाला है, 2 किलो मिठाई में फिर उतना ही बराबर और दूध डलेगा। 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, जितना 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 वेट बढ़ता जाएगा स्वीट्स का, उतना ही उतना मिल्क बार का प्रोपोर्शन भी बढ़ता जाएगा। ओके, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जो डायरेक्ट है वो आइडेंटिफाइबल है। एक स्वीट मिठाई हम बना रहे हैं, उसके अंदर मिल्क जो है आइडेंटिफाइबल है, उसके अंदर शुगर आइडेंटिफाइबल है, उसके अंदर डलने वाला फ्लेवर आइडेंटिफाइबल है, वो बोलेंगे डायरेक्ट। उसमें जहां पर वो बन रही है वहां उस बिल्डिंग का रेंट क्योंकि डायरेक्ट नहीं हो सकता, आइडेंटिफाइबल नहीं है। आप चाहे 50 किलो मिठाई बनाए चाहे 100 किलो मिठाई बनाए, वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा एक्सपेंस है जो कितनी मिठाई बनती है उसके संबंध में नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं है, तो इसलिए वो बन जाएगा इनडायरेक्ट। इस तरह से हम सारे एक्सपेंसेस को देखते हैं कि वो इजीली आइडेंटिफाइबल हैं, वो जितना वॉल्यूम बढ़ रहा है उसी रेशो में बढ़ रहे हैं तो वो डायरेक्ट है। अगर वो दोनों कंडीशन नंबर 1 + 2, अगर ये दोनों कंडीशन मीट हो रही हैं तो डायरेक्ट, और ये दोनों कंडीशन मीट नहीं हो रही हैं तो इनडायरेक्ट। अब आगे बात करते हैं। तो डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट में क्या होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन जो इनडायरेक्ट है इसके 3 टुकड़े फर्दर कर दिए जाते हैं कॉस्ट शीट के हिसाब से। मतलब कुछ एक्सपेंसेस को फैक्ट्री ओवरहेड बोला जाता है, कुछों को एडमिन बोला जाता है और कुछों को सेलिंग बोला जाता है, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस सेक, फॉर कंट्रोल सेक। क्योंकि हमारे को फर्दर जब कॉस्ट निकाल ली जाती है तो अगला स्टेप होगा कि कॉस्ट कंट्रोल कैसे करें, कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करें। तो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, फ्यूचर के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स मीट करने के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के 3 टुकड़े फर्दर कर दिए जाते हैं, फैक्ट्री, एडमिन एंड सेलिंग। इसका मतलब फैक्ट्री के अंदर कौन कौन से खर्चे होंगे? वो सारे जो प्रोडक्शन से कनेक्टेड हैं। एडमिन के अंदर कौन से खर्चे होंगे? वो सारे के सारे जो सपोर्ट फंक्शन से कनेक्टेड हैं, HR का फंक्शन, अकाउंटिंग का फंक्शन, इस तरह के बहुत सारे मेंटेनेंस सपोर्ट सिस्टम्स हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस में कौन से कवर होंगे? जो सारे के सारे गुड्स को सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्टेड हैं। इसका मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस तीनों के अंदर होते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल कनेक्टेड विद फैक्ट्री, इनडायरेक्ट लेबर कनेक्टेड विद फैक्ट्री, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद फैक्ट्री। एडमिन ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल कनेक्टेड विद एडमिन, इनडायरेक्ट लेबर कनेक्टेड विद एडमिन एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद एडमिन। इसी तरह से सेलिंग ओवरहेड, इनडायरेक्ट मटेरियल कनेक्टेड विद सेलिंग, इनडायरेक्ट लेबर कनेक्टेड विद सेलिंग एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद सेलिंग। So this is the most comprehensive view of cost classification जो हमारे को कॉस्ट शीट बनाने में बड़ी मदद करेगी। एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं हम आगे, एज पर फंक्शन। मतलब
जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो उसका फर्स्ट पार्ट होता है प्राइम कॉस्ट, मतलब सारे डायरेक्ट मटेरियल, सारे डायरेक्ट लेबर और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक साथ ऐड कर दिया जाता है, पार्ट 1, और ये तीनों मिलके बनते हैं प्राइम कॉस्ट। इसके अंदर फिर बाद में क्या क्या किया जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड। इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री से कनेक्टेड सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया जाता है, तो बन जाती है फैक्ट्री कॉस्ट। उसके अंदर फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर फिर एडमिन ओवरहेड को ऐड कर दिया जाए तो बन जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसी तरह से अगर इसके अंदर स्टॉक फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट कर दिया जाए तो गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देयर आफ्टर अगर सेलिंग ओवरहेड ऐड कर दिए जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, और फिर प्रॉफिट ऐड करने के बाद हमारा बन जाता है सेल्स। इस पूरी जो है ये सारी कहानी एक फ्लो के फॉर्म में है, और ये पूरा का पूरा फ्लो जो है कॉस्ट शीट फॉर्मेट कहलाता है। इसको हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अभी देखने की समझने की कोशिश करेंगे, बट एसेंशियली इसके 4 मेन एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे, फिर एडमिन ओवरहेड ऐड कर देंगे, और लास्ट में सेलिंग ओवरहेड ऐड कर देते हैं तो हमारी कॉस्ट कंप्लीट होती है। तो इसका एक हाई लेवल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट अभी हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अब आज समझने वाली बात यह है कि क्योंकि हम कॉस्ट शीट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं, उसकी क्वांटिटी डिफाइंड है, तो हम उसके अंदर कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ ये हम कैलकुलेट करते हैं। जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ उसके अंदर अगर कैरीज इनवर्ड वगैरह है, हमारे को पता है कैरीज इनवर्ड का मतलब मटेरियल को परचेज करते वक्त जो खर्चे होते हैं उन्हें कैरीज इनवर्ड बोलते हैं, वो सारे इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। डायरेक्ट लेबर ऐड कर दी हमने, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दिए, तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो प्राइम कॉस्ट बनती है। ये जो प्राइम कॉस्ट है ये पार्ट 1 है ऑफ द कॉस्ट शीट। फिर हम इसमें फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड कई सारे होते हैं इसलिए वर्किंग नोट्स की जरूरत पड़ जाती है। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देते तो क्या बनता है, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एडमिन ओवरहेड ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, फिनिश गुड्स का अगर ओपनिंग स्टॉक है वो ऐड करके और क्लोजिंग स्टॉक को घटाकर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कितना माल बिका। और फिर हम क्या करते हैं इसके अंदर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस आर ऑलवेज इन रिलेशन टू सेल्स, तो सेलिंग ओवरहेड सबसे लास्ट में ऐड होता है, उसको ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर हमारे पास प्रॉफिट ऐड हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा सेल्स। सो दिस इज हाउ द कॉस्ट शीट वर्जन लुक्स लाइक। यहाँ पर हमने फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट की है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की। 2 एडजस्टमेंट्स यहाँ और हो सकती हैं, एक तो WIP क्योंकि फैक्ट्री के अंदर बनता है, और ओपनिंग प्लस क्लोजिंग रॉ मटेरियल की भी एडजस्टमेंट हो सकती है। ये दोनों एडजस्टमेंट्स हम फुल वर्जन में करेंगे कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में, उससे हम किसी भी तरह के कॉस्ट शीट के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स लुक एट कॉस्ट शीट फुल फॉर्मेट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज एंड कैरीज इनवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक, अगर तीनों को ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स आर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। देयर आफ्टर हम लोग क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड। अब यहाँ पर आती हैं एडजस्टमेंट्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। यहाँ पर किसकी एडजस्टमेंट्स थी, रॉ मटेरियल की एडजस्टमेंट्स थी। इन दोनों को आगे करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस WIP एडजस्टमेंट बिकम्स फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें एडमिन ओवरहेड ऐड कर देते हैं तो हमारा बनता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और हमने जैसा देखा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अगर इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो ये तो हमारा सामान बन के तैयार हो गया, रेडी हो गया, इसमें पुराना फिनिश गुड्स मिल गया तो हमारा बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। दिस इज अनदर थिंग विच हैज कम अप नाउ। इसमें से अगर क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे तो क्या बनेगा, जितना माल बेचा हमने उसकी कॉस्ट क्या है, उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देते हैं, इट बिकम्स आवर कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट को ऐड करने के बाद हमारा सेल्स वैल्यू आ जाती है। सो दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द कॉस्ट शीट फॉर्मेट। ये सबसे एग्जॉस्टिव है, इससे बड़ा कॉस्ट शीट फॉर्मेट नहीं होता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे जो हमने इसके अंदर सीखा है वो वहां फिट होता है या नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा डेटा नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल है, हमारे को पता है ये प्राइम कॉस्ट का हिस्सा बनने वाला है। इसके बाद डायरेक्ट लेबर है, ये भी प्राइम कॉस्ट का हिस्सा है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी प्राइम कॉस्ट का हिस्सा है।
तो ये तीनों के तीनों डायरेक्ट हो गए। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्टली लिंक कर दिया प्राइम कॉस्ट से, हम निकाल लेंगे। एडमिन ओवरहेड भी डायरेक्ट नहीं दिया, वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट से का कुछ परसेंटेज दिया, ये भी हम निकाल लेंगे। सेलिंग ओवरहेड है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, फॉर्मेट हमारे को पता होना चाहिए क्योंकि जितना माल बना है 100 यूनिट बने हैं और बिके कितने हैं 10% ऑफ द यूनिट्स आर अनसोल्ड, मतलब सेल हुई है 90 यूनिट्स की और प्रोडक्शन हुआ है 100 यूनिट का। तो सबसे पहले प्रोडक्शन तक पहुंचेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड करेंगे, फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स जो 10 यूनिट है वो हम घटाएंगे एंड देयर आफ्टर सेल तक हम पहुंचेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ओके, बड़ा आसान है। सबसे पहले हम लिख लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसके अंदर नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, हम खाली छोड़ देंगे। परचेजेस 45,000 की हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी गिवन नहीं है, इसको भी खाली छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम हमारा 45 का आ गया। डायरेक्ट लेबर 1/3 ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसा इसमें गिवन है, इसको हम ले लेते हैं। 15,000 आ चुकी है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे आ चुके हैं 20% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर, वो भी हमने ऐड कर दिए और हमारी प्राइम कॉस्ट रेडी हो गई 72। फैक्ट्री ओवरहेड इसने बोला था क्वेश्चन में, जैसा इसमें गिवन है 1/9 ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो 1/9 हम इसका निकाल लेंगे, 8000 आ गया। ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, ब्लैंक लेंगे। और हमारी फैक्ट्री कॉस्ट 80,000 आ चुकी है। एडमिन ओवरहेड है जो हमारा वो 25% ऑफ फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट है, वो भी हम ले लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हमारे पास गिवन नहीं है, पर हमारे को इतना जरूर पता है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, क्योंकि 10% ऑफ यूनिट्स आर नॉट सोल्ड, तो हम वो 10% ऑफ यूनिट जो हैं, मतलब 1 लाख रुपए जो हैं 100 यूनिट्स के हैं और 10 यूनिट्स की जो कॉस्ट है 10,000 वो बच गई, सेल नहीं, वो हमने घटा दी है। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 90,000। सेलिंग ओवरहेड COGS, तो सेलिंग ओवरहेड 10% है COGS का, आसान है हमारे लिए लेना, हमने इसका 10% ले लिया। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है हमारी आ चुकी है 99,000। अब पॉइंट ये है कि इसने प्रॉफिट बोला है 1/6 ऑफ सेल, ये कॉस्ट है, सेल इधर आएगी और प्रॉफिट हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो हम क्या करना चाहिए, अगर प्रॉफिट 1/6 ऑफ सेल है तो इसका मतलब इसकी कीमत कितनी हो गई, दिस वुड बी 5/6 ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ऐसा करके कैलकुलेशन करके हम लोग सेल्स की फिगर निकाल लेंगे। मतलब हम क्या कर सकते हैं, 99,000 इंटू 6/5 कर देंगे तो हमारी सेल आ जाएगी, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये जो पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, ये पूरा फॉर्मेट रिफ्लेक्ट कर रहा है ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स को, रॉ मटेरियल की एडजस्टमेंट्स, WIP की एडजस्टमेंट्स एंड फिनिश्ड गुड्स की एडजस्टमेंट along with other data. So this is how the cost sheet format looks like. This is how cost sheet questions are solved. बाकी और फर्दर क्वेश्चंस हम आने वाली सीरीज में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।